रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं की। अच्छा, तो हम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे थे। अकाउंटिंग पीरियड मैंने कहा कि हमारे पास दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। जो ऑफिशियल हमारे पास जो है फाइनेंशियल जो है वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। और जो हमारे पास जो है बैंक्स के हैं उनका ज़्यादातर जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। वही फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। बेसिकली इसका जो ज़्यादा ताल्लुक है जिसे हम टाइम पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं, दिस टाइम पीरियड प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल basically on the revenue and expenses and the profitability of that period। ठीक है, इसलिए इसको जो है हमें जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कब शुरू होता है और कब जाकर खत्म होता है। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर, अभी तक तो नहीं। जहां पर ये जो एंड होता है इसको हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट है। ये कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट पे हमें बहुत सी चीजें कट ऑफ करनी है जो हम जैसे पढ़ चुके हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में। तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या करते थे, जब हमारा जो टाइम पीरियड जो है, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड होता है तो हमारा कट ऑफ पॉइंट होता है। तो कट ऑफ पॉइंट पे हमने कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं जिसको हमने डिस्कस किया था, एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आज लिखा था तो मैंने चले दोबारा मैं रिपीट कर दूं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल में हमने कब रेवेन्यू को रियलाइज करना है। असल बात यह है कि हमने कहा था कि जब तक हम रेवेन्यू जो है वो अर्न नहीं कर लेंगे, जब तक हमने उसका जो है राइट अचीव नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक वो रेवेन्यू जो हमने जो एडवांस में रिसीव किया हुआ है या हमने अभी रिसीव नहीं किया हुआ है, हमने सर्विसेज दे दी है। तो until and unless we have not provided the services, until and unless we have not made the commitment, until and unless we have not done the job required for the earning of revenue, तो ये हमारा जो है वो रियलाइज नहीं होगा। जैसे हम सर्विसेज दे देंगे, whether we have received cash or not, whether we have received in advance or not, तो ये हमारे पास रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हम जो है इसको हमने जो है वो लास्ट जो है क्लास में देखा था कि किस तरह से हमने जो है रिकॉर्ड करना है और कैसे इसको रिकॉर्ड नहीं करना। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये एनीवन? जी, सर एक बार रिपीट कर देंगे आप। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखें, जब हमने इस अकाउंटिंग पीरियड की बात कर ली ना, तो हमने ये कहा था कि ये अगर हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड है, इस अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, हमने अगर एक कट ऑफ पॉइंट बनाया है, एक इसका स्टार्ट पॉइंट है और एक इसका एंड पॉइंट है, तो हमारे रेवेन्यू भी जो हमने इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक है उनको हमने वहां तक रिकॉर्ड करना है। और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी हमने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तक ही इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल हमने कहते हैं मैच क्या करना है कि टू मैच रेवेन्यू विथ expenses of the same period। अब
अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड है, कि हमने रेवेन्यू को भी उसी पीरियड में जो है वो लेके आना है, कि इस पीरियड में हमारा रेवेन्यू कितना है, और एक्सपेंसेस को भी हमने उसी पीरियड में लेके आना है कि इस पीरियड में हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। और जब हम उन रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस, व्हाटसएवर जो भी हमारे पास, ठीक है? हमारे पास प्रॉफिट या लॉस व्हाटसएवर जो भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारा जो है रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इस मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास जो है रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, एक्सपेंडिचर बेनिफिटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। याद है आपको? हमने कहा था कि जब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड को हमने यहाँ पर ये किया, वो एसेट्स जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड को कवर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। उसको रिकॉर्ड करने का हमने तरीका ये लिखा था कि वो हमारे एसेट्स हैं, हम एसेट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे और उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। जैसा हमने ये देखें, यहाँ पे कार परचेज़ की थी, तो कार डेबिट की हमने और कैश जो है वो क्रेडिट किया, क्योंकि हमने कहा था कि हमने यहाँ से परचेज़ किया, लेकिन जितनी हमने कार यूज़ कर ली, पहले मैंने कहा था कि वो ऐसा तो नहीं होता कि कार का जो हम प्लग निकल जाए या उसका एक टायर निकल जाए, कार विल बी कंप्लीट, लेकिन उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। आपको पता है कि मार्केट में पुरानी कार की वैल्यू और नई कार की वैल्यू क्या होती है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, हम कहते हैं डेप्रिशिएट हो गई है, इसकी इतनी वैल्यू कम हो गई है। हमने यहाँ पे लिखा था 5 इयर्स लाइफ है कार की, और 5 इयर्स पे जब हमने 120,000 को डिवाइड किया और मंथली हमने जो है इसकी डेप्रिसिएशन निकाली, तो वो 2000 आ गई थी। तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कार जो है 2000 डेबिट कर दिया था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कार जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन और, ठीक है? और जो भी मंथ हमारे पास, अगर हमने यहाँ पर ये लिखा है, फर्ज करें, अब डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो आप में से प्रॉब्लम नहीं आपने लेना, ठीक है? तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 31 जनवरी एडजस्टिंग एंट्रीज। तो अभी हम एक कंपनी से जो है एग्जांपल करेंगे, कल पूरा हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी एक एग्जांपल करेंगे, ताकि आपको पेपर भी अगर सॉल्व करना है एग्जाम में तो भी समझ आ जाए आपको, ठीक है? तो अब ये हमारे पास 2000 थी, और ये जो हमारे पास जो है कम्प्लीट डेप्रिसिएशन, जो हमने कार अकाउंट यहाँ बनाया, ये देखिए हमने यहाँ पे ये अकाउंट इसके बनाए हुए हैं। ये कार है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और हमने ये इसका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाया हुआ है, जिसको हमने कहा कम्प्लीट डेप्रिसिएशन कार, ठीक है? तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट जो है वो मोर देन 1 ईयर होता है। उस मोर देन 1 ईयर के एक्सपेंसेस को जो है हम फिर क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं और साथ-साथ फिर उसके एक कॉन्ट्रा एसेट जो है वो जनरेट करते हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले इसके और बहुत से नाम हुआ करते थे, लेकिन अब जब से स्टैंडर्डाइज़ेशन शुरू हुई है, तो उन्होंने नाम भी स्टैंडर्डाइज़ कर दिया, वरना तो हमें 3-4 नाम याद करने पड़ते थे इसके। मैं नहीं बताना चाहता, ताकि आप जो है वो परेशान ना हो जाएँ, ठीक है? तो अब इन्होंने जो है आईफैक ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने बाकायदा ये जो है जारी कर दिया है कि आप जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ अ काउंटर एसेट अकाउंट। और काउंटर एसेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? अगर एसेट हमारे पास डेबिट होते हैं, तो काउंटर एसेट क्या होगा हमारे पास? क्रेडिट होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर जब एंट्री रिकॉर्ड की,
तो अगर आप ये देखें तो हमने क्या किया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कार डेबिट एंड क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कार 2000 क्रेडिट। जब ये क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिक जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कार हमारे पास जो है वो 120,000 की हमारा एसेट है और काउंटर एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या है हमारे पास क्रेडिट में आया 2000 तो धारा से माइनस हो जाएगा। हम जब दोनों इकट्ठा करेंगे तो जो अमाउंट बच जाएगी उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारे पास एसेट होता है वो डेबिट होता है और जो काउंटर एसेट अकाउंट उस एसेट के जो अगेंस्ट हमने अकाउंट में ओपन किया होता है जो उसकी वैल्यू कम कर रहा होता है उसको हम काउंटर एसेट अकाउंट कहते हैं। उसका नाम इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है। तो जब हम उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाता है। तो ये हमारे पास थे जिसकी हमने बात की। ठीक है, एक्सपेंडिचर बेनिफिटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और फिर हमने इसमें एक प्रिंसिपल भी देखा वो था मटेरियलिटी। हमने कहा था कि जाहिर है बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट जो है हम मोर देन 1 ईयर ले सकते हैं बट एक्चुअली होता क्या है कि इन रियल वो उसकी अमाउंट जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको हम जो है एज एसेट रिकॉर्ड करें हैविंग मोर देन 1 ईयर लाइफ। देखें एसेट तो सारे हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, सप्लाईज भी एसेट हैं, ठीक है ना। जो प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट है जो हमने पहले पे कर दी है। लेकिन हम यहाँ उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जिनकी लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो अब अगर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अगर हमने कोई छोटा सा एक्सपेंस किया है तो बल्ब लिया है, लाइट ली है, एलईडी लाइट ली है अगर जिसकी लाइफ जो है वो 2 साल है या 3 साल है या 5 साल है लेकिन वो अमाउंट उसकी छोटी होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे बैलेंस शीट पे कम पड़ता है और हमें जो है लेबर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसको कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि वेदर दिस एक्सपेंस इज मटेरियल और नॉट। जी, समझ आया सैफ राइट सर। साकिब? जी सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर यस सर। ऑलमोस्ट। जी, हम अब आगे चलते हैं। अब जो है अच्छा एक जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आगे भी जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे हाँ जी ये जो है कैश अकाउंटिंग क्या होती है और एक्रूवल जो है अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है। आप में से कौन बताएगा? किसी को पता है? जो भी बेटा कैसे बताएं आपके जहन में क्या आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आपके जहन में आता है? साकिब बेटा आप बताओ। जी, किसी को कोई आइडिया नहीं है? साकिब जी बेटा कोई आइडिया है कि नहीं है? साकिब आउट हो गया। जी बता रहा सैफ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आपको आवाज आ रही है?
हेलो, जी बेदार वक्त। जी सैफ, आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है अभी। अच्छा, मैं कह रहा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमने ये देखना है कि देयर आर टाइमिंग डिफरेंस इन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमने ये कहा था कि जब रियलाइजेशन प्रिंसिपल की हमने बात की, हमने कहा था कि जो है होता ये है कि पैसे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो इज डिफरेंट थिंग, एक्रूवल इज डिफरेंट थिंग। मसलन आपको एग्जांपल देता हूं मैं। फर्ज करें कि सैफ जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में की पॉलिसी ये है कि वो सैलरी ऑफ एवरी मंथ दे पे ऑन द बाय द 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर जो है 50,000 सैलरी है सैफ की, और जुलाई में सैफ ने काम किया, उसको जो है पे मिलेगी अगस्त में, 5th ऑफ अगस्त में। तो ये 50,000 जो एक्सपेंस है, ये जुलाई का है या अगस्त का है? सर जुलाई का। जुलाई का है। तो बराबर जैसे हमने कहा कि ये एक्सपेंस जुलाई का है, उसको आल्दो हमने अभी जो है वो पे नहीं किया, सैलरी पे नहीं की, लेकिन जो काम किया है सैफ ने, वो सैफ ने काम किया है हमारे पास जुलाई में, तो ये एक्सपेंस जुलाई का है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि बात ये है कि आपने जब सर्विसेज ली हैं, आपने उसी पीरियड में इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। और यही हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो चीज हमारे पास एक्रू हो गई है, वेदर पेड और नॉट, ठीक है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो चीज एक्रू हो गई है तो उसको हमने उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। हमने इसको जुलाई में रिकॉर्ड करना है। वो जो एक्सपेंस हमारा सैलरी का है वो जुलाई का है, वो हमारा एक्सपेंस जो है वो अगस्त का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी, वी शुड कीप इन माइंड कि द एक्सपेंस और रेवेन्यू दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पीरियड, और हमने उनको रिकॉर्ड करते हुए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये हमारे पास जो है वो जुलाई का एक्सपेंस है या अगस्त का एक्सपेंस है, क्योंकि जुलाई की सैलरी हमने अगस्त में पे की है, तो एक्सपेंस तो वो जुलाई का ही। ठीक है ना? तो फर्ज करें मैं यहाँ पर अगर एक जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं जो है हमने जुलाई की सैलरी अगस्त में पे की है, तो हमने कहा ये 31 जुलाई को हमने यहाँ पे लिखा सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो है हम छोटी यूज कर रहे हैं, तो फर्ज करें हम इसे कहते हैं 5,000, जो भी 5,000 जो है ये डॉलर हो। और क्योंकि अभी हमने सैलरी पे नहीं की है ना, तो ये हमारे पास लाइबिलिटी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी हमारे पास? लाइबिलिटी बन जाएगी।
और हम लिखेंगे salaries accrued for the month of, यानी कि ये सैलरी हमारे पास एक्रूड हो गई थी, हमारे पास हमने पे नहीं की है, लेकिन उन लोगों ने जो है वो काम कौन से मंथ में किया था, उन्होंने जुलाई में काम किया था, तो ये जो एक्सपेंस है ये जुलाई का है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज क्लियर? कोई एक बच्चा जवाब दे दे यार। जी सर, समझ आ गई? यस सर, यस सर, समझ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंस है ये हमने जुलाई का ही रिकॉर्ड कर लिया। और डेट यहाँ पे क्या हो गई, हमने यहाँ पे डेट में लिखी है ठीक है, 31 जुलाई की मैं रिकॉर्ड। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि हमने कहा था कि हमने अकाउंटिंग साइकिल बनाना है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे जो पहली चीज देखी हमने, सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि हमने किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड करना है हमारा अपने पास नॉर्मल एंट्रीज को। नॉर्मल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास इसकी हमने पोस्टिंग करनी है, और उस पोस्टिंग करने के बाद जो है फिर हमने उसका बैलेंसेस निकालने हैं, और बैलेंसेस निकालने के बाद फिर हमने उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है। और ये हमारे पास फिर ट्रायल बैलेंस जब बन जाएगा हमारे पास, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस हमारे पास? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और जब हमारा पीरियड एंड होगा, जैसे हमने कहा कि पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब पीरियड एंड होगा तो उस वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो अगर हम कैटेगरीज बनाएं तो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज चार तरह की हो सकती है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। द फर्स्ट टाइप इज कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस। इसमें हमने तीन एग्जांपल किए हैं। रेंट की एग्जांपल हमने की है, प्रीपेड रेंट की एग्जांपल की है, हमने ऑफिस सप्लाईज की जो है वो एग्जांपल की है, और थर्ड हमने वो कहा था कि ऐसे एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, तो इन एसेट्स को हमने कैसे कैपिटलाइज करना है और कैसे उसके लिए हमने काउंटर एसेट अकाउंट बनाना है। लेकिन हमने वो पोर्शन जो हमने यूटिलाइज कर लिया उसको हमने एक्सपेंस में कन्वर्ट करना हमारे लिए जरूरी है, राइट? ये तीन एग्जांपल हम शेयर कर चुके हैं जी। जी बेटा सैफ, ठीक है ना? जी सैफ, पहली जो यस एग्जांपल सर, हम कर रहे समझ हैं आ गई। कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंस, इसमें हमने तीन एग्जांपल किए हैं। एक हमने रेंट की, प्रीपेड रेंट था हमारे पास, फिर हमारा ऑफिस सप्लाईज था, और फिर हमारे पास जो था वो एसेट्स हैविंग मोर देन 1 ईयर लाइफ। और फिर हमने कहा था कि जो है मोर देन 1 ईयर लाइफ है तो उसको हम एज एन क्या लेंगे, काउंटर एसेट अकाउंट लेंगे, और काउंटर एसेट अकाउंट के तौर पर उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये अगर आप याद करें, ठीक है, ये हमने कार हो जाए ना, बिकॉज उसकी लाइफ 5 ईयर्स की थी,
मोर देन 1 ईयर लाइफ है, उसको हमने रिकॉर्ड करने का तरीका ये करा था, राइट। सेकेंड हमारे पास आता है कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल हमने इसकी एग्जांपल भी की है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास सेकंड पॉइंट है कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। अब होता ये है कि हमने कहा था कि अगर हमने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए हैं, राइट, तो वो जो हमने एडवांस में पैसे लिए हैं वो हमारे पास जो है हमारी एक तरह की लायबिलिटी है, जब तक कि उसको हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो उसने हमें 6,000 कैश दिया, उसने कहा कि आपने 6 महीने तक जो है ये मेरी जो है आपने ये सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है और मैं आपको 1,000 पर मंथ के हिसाब से ये पे कर रहा हूँ। तो जो 600,000 जो है 6,000 हमने जो रिसीव किया, हमने उसका जब रिसीव किया एट द स्टार्ट डेट, राइट, उसका तो हमने उसको क्या लिखा, हमने लिखा जनाब, बिकॉज ये 1 जनवरी थी, हमने लिखा कि कैश डेबिट 6,000 और अर्न रेवेन्यू क्रेडिट 6,000, ठीक है। फिर जब 31 जनवरी को देखा कि हमने 1 महीने की सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी है, जो उसने हमें काम करने के लिए कहा था हमने वो काम कर दिया है, तो हमने उसको फिर जो है 1 मंथ के लिए जो रेवेन्यू हमने अर्न कर दिया था, ठीक है ना, ये हमारी जैसे सेकंड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ कि कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। अब वो हमारी लायबिलिटी उतनी कम हो गई है, उसको हमने जो है रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है, तो हमने कहा कि ना अर्न रेवेन्यू डेबिट, जो हमारी लायबिलिटी इतनी कम हो गई है और फी अर्न जो है 1,000 क्रेडिट हो गई। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा ग्रेजुअली, अब जब फरवरी में फिर ये 1 मंथ का लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और फिर हम जो है ये अर्न कर लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर इसके लेजर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करते रहेंगे, राइट। ये फी अर्न देखें, हमारे पास ये जनवरी का है, ये फरवरी का क्रेडिट होता रहा है, ये अनअर्न जो है रेवेन्यू, ये हमारे पास जनवरी में जो है वो अलग से डेबिट हुआ है, और फरवरी में हमने इसको अलग से डेबिट। क्लियर बेटा? हमारा ये रेवेन्यू वाली जो है वो बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने जो है इसमें से दो चीजें जो हैं वो क्लियर कर ली कि कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस एंड कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है ना। इसकी हमने इसकी लायबिलिटीज की भी हम एग्जांपल और भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इसका हमें प्रिंसिपल ये है कि अगर हमने वो रेवेन्यू जो हमने रिसीव कर लिया है और वो जो है अभी हमने अर्न नहीं किया है, जैसे जैसे अर्न करेंगे उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। मैं अगला टॉपिक इसलिए शुरू नहीं कर रहा कि ये टाइम खत्म होने वाला है, जैसे हमारी क्लास दोबारा से आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हम ये अगले 2 टॉपिक जो है उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी वक्त भी हमारी जो है ये मीटिंग खत्म हो रही है, तो बस ये 2 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं और बाकी 2 पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट जो है हमारे पास, जब हम आपने दोबारा से ज्वाइन करना है सेम लिंक को, तो फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो करेंगे, ठीक है। और अभी तक इसमें कोई अगर पॉइंट आपने पूछना है